Students, welcome back to my channel. Today we are going to cover the part third of the rise of nationalism in Europe. Some important dates are, देखो, नेशनलिज्म इन यूरोप को पढ़ने से पहले हमें कुछ important dates के बारे में समझना है. सबसे पहले है ये ये डेट्स कनेक्ट कर रही है नेशनलिज्म से ही. ठीक है, राष्ट्रवाद की जो भावना है लोगों के अंदर कैसे आना स्टार्ट हुई थी. ठीक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो हमें समझने हैं. जैसे कि 1797 में नेपोलियन इन्वेड्स इटली. ठीक है, तभी से ही नेपोलियनिक वॉर जो है स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो पहली बार जब नेपोलियन इटली पर इन्वेड करता है, घुसपैठ करता है, ठीक है, उन पर अटैक करता है, तब उस टाइम से ही जो लोग हैं उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स जो है स्टार्ट हो गई थी कि कोई भी हमें आके जो है हमारे ऊपर लड़ाई कर देता है, तो हमें एक साथ रहना है, एकजुट रहना है. ठीक है, फिर दूसरा इवेंट होता है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, 1814 से लेके 1815 के बीच में फॉल ऑफ नेपोलियन. और इसी टाइम पे वीना पीस एग्रीमेंट होता है. ठीक है, वियना पीस एग्रीमेंट है, उसको भी समझेंगे हम आगे क्लासेस में. बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था. ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी थी वियना, वहाँ पर एक पीस एग्रीमेंट होता है, उसको समझेंगे. ठीक है, फिर 1821 का जो ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिंस. ठीक है, ग्रीक में यानी कि ग्रीस में जो उनकी इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल है वो स्टार्ट होती है. वो बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट था नेशनलिज्म इन यूरोप से रिलेटेड. ठीक है, अगले हैं रिवॉल्यूशंस इन द यूरोप. तो बहुत सारे रिवॉल्यूशंस होते हैं यूरोप के अंदर, कौन कौन करता है इसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है. ठीक है, पढ़ लेना आराम से बैठ के, इसको हम धीरे धीरे करके क्लासेस में समझेंगे. मैं तुम्हें ये एक एक करके पूरा डिटेल में समझाता चलूँगा. फिर है यूनिफिकेशन ऑफ इटली. दो केसेस स्टडीज़ करेंगे हम लोग. यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में पढ़ेंगे कि जो इटली है वो यूनिफाई कैसे बनता है, एक नेशन स्टेट कैसे बनता है. और हम दूसरी केस स्टडी करेंगे 1866 से 1871 यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. तो दो केस स्टडी हमें इस चैप्टर में करनी है. ये बिल्कुल लास्ट पार्ट है हमारा इस चैप्टर का, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. ठीक है, यानी जर्मनी कैसे बना और इटली कैसे बना. फिर 1905 में स्लेव नेशनलिज्म गैदर्स फोर्स इन द हैम्सबर्ग एंड द ऑटोमन एम्पायर. तो जब वहाँ पर नेशनलिज्म की फीलिंग हैम्सबर्ग में और ऑटोमन एम्पायर पे किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, किस तरीके से छोटे बहुत सारी कंट्रीज निकल के आती हैं, वो सब उन सारी चीज़ों को हम इसमें इस चैप्टर में डिटेल में समझते चलेंगे. ठीक है, तो लेट अस बिगिन. सबसे पहले समझते हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. देखो, आज हम बात करने वाले हैं केवल और केवल कि ये जो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म है यूरोप के अंदर वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ. नेशनलिज्म की फीलिंग मैंने तुम्हें पहले ही लास्ट क्लास में ये बताया था कि फ्रांस से ये स्टार्ट हुई थी. नेशनलिज्म की जो फीलिंग है कि हमारा एक देश होना चाहिए, हमारा एक फ्लैग होना चाहिए, ये किसने स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट किया था फ्रांस ने. ठीक है, अब ये धीरे धीरे करके यूरोप में आ चुका था. जैसे कि मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी बताया था कि नेपोलियन की जब आर्मीज़ थी, जब वो दूसरी कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाया करती थी, तो वहाँ पर भी उन्होंने नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, नेशन स्टेट की जो फीलिंग है, वो वहाँ पर उन्होंने भी फैलाई थी. ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं आज कि किस तरीके की सोसाइटी हुआ करती थी पूरे यूरोप के अंदर. पहले हम यूरोप का सिस्टम समझेंगे आज, उसके बाद हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि वहाँ पर वो नेशन स्टेट कैसे बने. ठीक है, क्यों नेशनलिज्म की ज़रूरत पड़ी, क्या कारण थे, इसको समझेंगे आज. ठीक है, तो व्हाट वाज द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ यूरोप बिफोर द कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट्स. तो किस तरीके का पॉलिटिकल स्टेटस हुआ करता था पूरे यूरोप का, एक बार तुम उसे ओवरव्यू समझ लो, तभी तुम्हें ये समझ में आएगा कि नेशन स्टेट बने कैसे वो. ठीक है, क्या कारण थे, कैसे कैसे कैसा पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करता था जिससे लोग दुखी होके एक नेशन स्टेट की तरफ जाने लगे. ठीक है, देयर वर नो नेशन स्टेट्स टिल मिड 18th सेंचुरी. ठीक है, 18वीं शताब्दी तक कोई भी नेशन स्टेट नहीं हुआ करता था. नो नेशन स्टेट वाज देयर. ठीक है, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचेस, कॉन्टोन्स, whose rulers had their autonomous territories. ठीक है, तो ये एक तरीके से एक ही सिस्टम समझ लो. किंगडम थोड़े बड़े होते हैं, डचेस थोड़े से छोटे होते हैं, उससे फिर छोटे होते हैं कंटोन्स. ठीक है, तो जो जर्मनी था, इटली था, जो स्विट्ज़रलैंड था, वो एक या तो बड़े किंगडम्स के अंडर आया करता था या छोटे छोटे डचेस में या
कैंटोन्स में वो डिवाइडेड था, और उसके सबकी ऑटोनोमस टेरिटरीज थी। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है, छोटे, जैसे आप एक एग्जांपल से समझ लो, जैसे अभी इंडिया एक बड़ी कंट्री है, उसके अंदर पहले क्या होता था, यूपी के एरिया पे एक राजा राज करता था, ऐसे ही नीचे साउथ पे एक राजा राज किया करता था, तो अलग अलग डायनेस्टीज हुआ करती थी जिस तरीके से, उसी तरीके से भी यूरोप में भी ऐसे ही था, सेम सिस्टम। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड में सब जगह ही एक किंगडम हुआ करते थे, या तो बहुत बड़े किंगडम हुआ करते थे, या फिर छोटे छोटे डोचेस या कैंटोन्स हुआ करते थे, ठीक है। इस तरीके का सिस्टम हुआ करता था, सबकी ऑटोनोमस टेरिटरीज थी, यानी कि अपनी खुद की टेरिटरी थी, ठीक है, कोई बाउंड्री नहीं हुआ करती थी, और वो चाहते तो किसी को भी अपने अंडर ले लिया करते थे उन पे लड़ाई करके। इसी तरीके का सिस्टम कुछ कुछ यूरोप में था उस टाइम पर। ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप, जो ईस्टर्न पार्ट है यूरोप का और जो सेंट्रल पार्ट है यूरोप का, वो किसके अंडर आया करता था, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज का क्या मतलब है यहाँ पर, कि राजाशाही के अंडर आया करता था। कौन सा पार्ट, ईस्टर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट, ठीक है। जो पूर्वी यूरोप है और जो सेंट्रल यूरोप है वो ज़्यादातर ऑटोक्रेटिक मोनार्की के अंडर था, यानी कि बहुत सालों से वहाँ पर राजाशाही चल रही थी, ठीक है। विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लाइव डाइवर्स पीपल्स, तो बहुत सारे, पर ऐसा था ये ऑटोक्रेटिक मोनार्की के अंदर सिस्टम ऐसा था कि अलग अलग लोग रहते थे, मतलब अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग रहते थे। जैसे इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उसी तरीके से उस टाइम पर भी ऑटोक्रेटिक मोनार्की में भी ऐसा ही सिस्टम था कि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप पर क्या होता था, अलग अलग डाइवर्सिफाइड पीपल रहा करते थे। दे डू नॉट हैव कॉमन कल्चर और कॉमन आइडेंटिटी, इसलिए इन्हें नेशन स्टेट नहीं कहा गया है, याद रख लेना, क्योंकि इनके पास ना तो कॉमन कल्चर था ना कॉमन आइडेंटिटी थी। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग दैम एज अ मोनार्की सिस्टम और द ऑटोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है। देवर नो नेशन स्टेट्स, ठीक है, क्योंकि ना तो उनके अंदर कॉमन कल्चर था, कोई भी कल्चर सेम नहीं था। आप जिस भी एरिया में जाओगे, जैसे इंडिया में सब जगह कल्चर अलग है, डिफरेंट कल्चर है, उसी तरीके का पहले भी यूरोप में भी ऐसे ही था, सब जगह अलग अलग कल्चर था, अलग अलग आइडेंटिटी हुआ करती थी लोगों की, ठीक है। दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो सब लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोला करते थे, बिलोंग टू द डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, और अलग ही उनके ग्रुप्स हुआ करते थे। एथनिक ग्रुप्स यानी कि उनके जो सोसाइटी थी, उनका जो धर्म था, वो भी बिल्कुल अलग था। देखो एक एग्जाम्पल से हम इसे और अच्छे से समझते हैं कि किस तरीके से यूरोपियन सिस्टम था। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी हैब्सबर्ग एम्पायर की, ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लिया है हमने हैब्सबर्ग एम्पायर का, ठीक है। देखो ये है कुछ कुछ सेंट्रल वाला पार्ट यूरोप का, ठीक है, ये यूरोप का सेंट्रल वाला पार्ट है। तो यहाँ पर एक एम्पायर हुआ करता था उस टाइम पर, हैब्सबर्ग एम्पायर, ठीक है। ये एक किंगडम होता है, बहुत बड़ा होता है, और ये कौन से एरिया में थे, ऑस्ट्रिया और हंगरी वाले एरिया में। ये हंगरी का एरिया है, और ये ऑस्ट्रिया के एरिया है। ये पूरा जो एरिया था ये पूरा अंडर था, ये जो एरिया है ये पूरा एरिया अंडर था हैब्सबर्ग एम्पायर के, ठीक है। तो इसमें भी तुम देखोगे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई था ये, बहुत ज़्यादा, हर जगह पर अलग तरीके के लोग रहा करते थे, अलग तरीके का कल्चर था, अलग तरीके की लैंग्वेज थी, ठीक है, हर चीज़ अलग थी। तो ये बात हो रही है यूरोप की नेशन स्टेट बनने से पहले की। गिव अ शॉर्ट नोट ऑन द हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर कहाँ पर था, ऑस्ट्रिया और हंगरी में, ठीक है। हैड मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स, तो यहाँ पर क्या था, सिस्टम कैसा था, डिफरेंट रीजन्स हुआ करते थे। देखो ये रीजन्स मैंने यहाँ पर देखो दिखाई भी हुई है, डिफरेंट रीजन्स है यहाँ पर, हर जगह एरिया अलग अलग है ना, तो ये डिफरेंट रीजन्स हैं। तो डिफरेंट रीजन्स हुआ करते थे, डिफरेंट पीपल हुआ करते थे, उनका कलर, क्रीड, सब कुछ अलग हुआ करता था, इंक्लूडिंग एल्पाइन रीजन्स, द टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड द सदरलैंड। तो ये 3 एरिया के बारे में बात हुई है, ठीक है। ये रहा टायरोल, ये रहा ऑस्ट्रिया, ठीक है, यहाँ पर। तो इस तरीके का एम्पायर हुआ करता था, यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग रहते थे, अलग अलग तरीके का रीजन था यहाँ पर, ठीक है। बोहेमिया एंड द बोहेमिया वेयर द एरिस्टोक्रेसी, देखो बोहेमिया ये रहा, यहाँ पर एरिस्टोक्रेसी थी। एरिस्टोक्रेसी का क्या मतलब होता है, जहाँ पर राजा के जो रिश्तेदार होते हैं ना, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ठीक है,
वो लोग राज करते हैं, तो उसे कहा जाता है अरिस्टोक्रेसी। या नोबल्स राज करते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स जो कि नोबल्स होते हैं, जो राजा के मंत्रालय में रहते हैं, वो लोग राज करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है अरिस्टोक्रेसी। तो बोहेमिया पे किस तरीके का राज हुआ करता था उस टाइम पर? अरिस्टोक्रेसी का, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादातर लोग जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज थी। जबकि देखो ये जर्मन का पार्ट नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पर कैसी लैंग्वेज बोला करते थे? जर्मन बोला करते थे। और कुछ और भी पार्ट है, जैसे यहाँ पर लोम्बार्डी है, ठीक है, लैम्बर्ग है, वेंटिया है, जहाँ पर क्या हुआ करता था, जो ज़्यादातर इटालियन स्पीकिंग लैंग्वेज बोला करते थे लोग। तो देखो हर एक रीजन में, मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसमें कि हर एक रीजन में अलग तरीके के लोग थे, अलग तरीके की लैंग्वेज थी, अलग तरीके का उनका नेचर था, लेकिन वो सब किसके अंडर आ रहे थे? एक एम्पायर के अंडर आ रहे थे, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, ये जो अलग अलग जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, अलग अलग लोग थे, ये क्या करेंगे, धीरे धीरे करते हुए अपना एक अलग नेशन बनाना स्टार्ट कर देंगे और एक अपना अलग कंट्री बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए हम लोग ये वाली बात पढ़ रहे हैं कि जो यूरोप में 18वीं शताब्दी से पहले किस तरीके का सिस्टम हुआ करता था। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हंगरी के अंदर ज़्यादातर जो लोग थे वो एक मैग्यार नाम की लैंग्वेज होती है वो बोला करते थे, और कुछ लोग अलग तरीके की लैंग्वेज बोला करते थे, ठीक है। ऐसे ही गैलिसिया में भी ज़्यादातर जो लोग हुआ करते थे वो अरिस्टोक्रेट हुआ करते थे, ठीक है। ये यहाँ पर देखो ये वाला प्रोविंस है, यहाँ पर अरिस्टोक्रेसी हुआ करती थी वहाँ पर, और वहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या लैंग्वेज बोलते थे? पॉलिश, यानी कि पोलैंड वाले जो लोग बोलते हैं ना, वो वाली लैंग्वेज बोला करते थे, पॉलिश। और ये तुम बाद में देखोगे कि ये वाला जो एरिया है ना, ये पोलैंड के अंदर चला जाता है, ये बोहेमिया वाला जर्मन के अंदर चला जाता है, इस तरीके के इटली के, ये कुछ पार्ट इटली के अंदर चला जाता है, क्योंकि जो जहाँ के लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे ना, वो धीरे धीरे करके अपने आप को डाइल्यूट करके एक नेशन बना लेते हैं अलग से, और आज का जो नेशन है वो उसी तरीके से बना है। अब बात करते हैं हम जो यहाँ पर अरिस्टोक्रेसी थी, कुछ रीजन्स जहाँ पर अरिस्टोक्रेसी थी, उससे क्यों लोग दुखी थे और क्यों उससे धीरे धीरे करके वहाँ पर जो है अरिस्टोक्रेसी का जो राज था उसको ख़त्म करके लोगों ने एक नेशन स्टेट बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। द अरिस्टोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल और अ नॉबल्स। जो ज़्यादातर राजा के फैमिली मेम्बर्स हुआ करते थे ना, उन्हें अरिस्टोक्रेट्स कहा जाता था, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, उनको एक छोटा सा एम्पायर दे दिया जाता था, कहीं भी बड़ा सा किंगडम है, जैसे कोई बहुत बड़ा किंगडम है, उसमें एक छोटा सा राज्य उनको दे दिया जाता था कि ये इस पे तुम राज करो। तो वहाँ पर जो राज होता था उसे कहा जाता था अरिस्टोक्रेसी, ठीक है। समझ में आया होगा तुम्हें, आई थिंक। राइज ऑफ न्यू सोशल ग्रुप्स इन द 19th सेंचुरी। तो जो ये छोटे छोटे एरियाज हैं, ये क्या होते हैं, बाद में डाइल्यूट होते जाते हैं और एक अलग नेशन बनना स्टार्ट होता जाता है, ठीक है। तो ये क्या कारण थे, हम इसको समझ रहे हैं। एक्सप्लेन द डोमिनेंस ऑफ द लैंडेड अरिस्टोक्रेसी इन यूरोप, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो अरिस्टोक्रेसी है उससे लोग दुखी क्यों थे, ठीक है। जो भी वो छोटा सा राज्य था जिस पे अरिस्टोक्रेसी थी या फिर अरिस्टोक्रेट्स का जो राज हुआ करता था, उससे लोग ज़्यादा दुखी क्यों थे? क्योंकि वहाँ पर उनका डोमिनेंस था। वो उन्हें क्या कहा जाता था वहाँ पर? कहा जाता उन्हें लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या है? क्योंकि वो राजा ने उनको दिया हुआ होता था, तो वो ज़्यादातर जो ज़मीन होती थी, जो ज़्यादातर लैंड वाला एरिया होता था, वो किसका होता था? इन्हीं एरिस्टोक्रेट्स का होता था। तो जो लोग वहाँ पर काम करते थे, फील्ड में काम करते थे, और जो उस एरिया के लोग हुआ करते थे, वो इनसे बहुत ज़्यादा दुखी थे, ठीक है। तो इनका डोमिनेंस किस तरीके से था वो समझते हैं। डोमिनेंस ऑफ लैंडेड अरिस्टोक्रेसी इन यूरोप। लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास यूरोप बोथ सोशली एंड पॉलिटिकली। तो एक लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वो लोग होते थे जो डोमिनेंट क्लास होती थी, जिनका बहुत ज़्यादा दबदबा हुआ करता था, उसे कहा जाता है डोमिनेंट क्लास। कहाँ पर और कैसे होता था? सोशली भी और पॉलिटिकली भी, ठीक है। लोग पैसों से भी होता था और पॉलिटिकली भी उनका बहुत ज़्यादा डोमिनेंस हुआ करता था उन सोसाइटीज़ पे जिन एरियाज़ में उनका राज हुआ करता था, ठीक है। दे ओन्ड लार्ज स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड आल्सो टाउन हाउसेस। उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी गाँव में, कंट्री साइड का मतलब गाँव में, और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टाउन हाउसेस हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े महल हुआ करते थे। दे स्पोक फ्रेंच इन हाई सोसाइटीज़ एंड फॉर द पर्पस ऑफ
डिप्लोमेसी। तो फ्रांस है ना, फ्रेंच लैंग्वेज है, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती थी यूरोप के अंदर। जब नेपोलियन ने बहुत सारे टेरिटरीज पे कब्जा किया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि फ्रांस को ना बहुत ज़्यादा एक पावरफुल कंट्री की तरह माना जाता था। तो ज़्यादातर फ्रेंच लैंग्वेज का ही यूज़ किया जाता था। डिप्लोमेसी का मतलब यहाँ पर होता है जब भी एक कंट्री दूसरी कंट्री से कोई भी डील करती है तो उसे कहा जाता है डिप्लोमेसी। तो जब भी ये डिप्लोमेट्स जो होते थे वो ज़्यादातर फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ किया करते थे। तो जो ये एरिस्टोक्रेसी थी, ये क्लास, ये हमेशा कौन सी लैंग्वेज यूज़ करती थी? फ्रांस यानी फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ किया करती थी। और फ्रेंच लैंग्वेज को एक हाई सोसाइटी लैंग्वेज माना जाता था उस टाइम पर, याद रखना, ठीक है। इसलिए इनका बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था। The members of this class were united by common way of life and their families were often connected by the ties of marriage। जो members थे इस फैमिली, इस क्लास के, एरिस्टोक्रेट्स के, तो जैसे एक एरिया है और दूसरे एरिया है, जैसे फ्रांस के लोग हैं, जर्मनी के लोग हैं या इटली के लोग हैं, तो जहाँ पर भी ये एरिस्टोक्रेट्स होते थे, जो भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में एरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे, ये लोग कनेक्टेड थे, हमेशा ये जुड़े हुए थे एक दूसरे के साथ और हमेशा एक दूसरे की हेल्प किया करते थे, क्योंकि इनका क्या था, कॉमन वे ऑफ लाइफ थी, इनकी लाइफ एक जैसी थी, ठीक है। अमीर लोग हुआ करते थे तो एक जैसी लाइफ थी, एक जैसी फैमिलीज़ हुआ करती थी, और जो इनकी फैमिलीज़ हैं वो भी कनेक्टेड हुआ करती थी बाय द टाइज ऑफ मैरिज। तो ये आपस में एक दूसरे के यहाँ पर शादियाँ कराया करते थे, जिससे इनका कनेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था, ठीक है। द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज अ स्मॉल ग्रुप वाइल द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पीजेंट्स। तो जो किसी भी एरिया, जिस एरिया में ये राज करते थे, उस एरिया में ज़्यादातर पीजेंट्स रहा करते थे, किसान हुआ करते थे, लेकिन फिर भी इनका डोमिनेंस ज़्यादा था क्योंकि इनके पास ज़मीन किनकी थी, इन्हीं की थी, ठीक है। वो तो बस काम करने वाले किसान हुआ करते थे। इन द वेस्ट land was cultivated by the tenants and the small farmers in the eastern and the central Europe. The landlords owned vast estates which were cultivated by the serfs। ठीक है, जो लोग इनकी ज़मीनों पे काम किया करते थे उन्हें कहा जाता था सर्फ्स, ठीक है। एक तरीके से लेबर ही होता है वो, ठीक है, बंधुआ मजदूर होता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से वो काम किया करता था इनकी ज़मीनों पे। तो जो वेस्टर्न वाला पार्ट था वहाँ पर ज़्यादातर टीनेट्स या स्मॉल फार्मर्स हुआ करते थे, वो लोग खेती किया करते थे, ठीक है। तो ऐसे ही बताया हुआ है कि जो सर्फ्स होते थे वो ज़्यादातर ज़मीनों पे खेती किया करते थे, इनकी जो बंधुआ मजदूर हुआ करते थे। तो इस तरीके से डोमिनेंस था एक तरीके से अरिस्टोक्रेट्स का, ठीक है। इस डोमिनेंस से बहुत सारे लोग दुखी थे और एक सोशल ग्रुप जो है, मिडिल क्लास सोशल ग्रुप, जैसे कि हमने फ्रांस की रिवॉल्यूशन में भी पढ़ा था कि एक मिडिल क्लास सोशल ग्रुप जो है वो उभरता है और वो इनके खिलाफ बात करने स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अ न्यू मिडिल क्लास सोशल ग्रुप, ठीक है, एक नया मिडिल क्लास ग्रुप होता है जो कि पढ़ा लिखा होता है, लेकिन वो अरिस्टोक्रेट्स नहीं कहलाता क्योंकि वो राजा की फैमिली से नहीं होता। तो जो ये मिडिल क्लास वाले लोग थे, ये लोग जब वेल्थ कमा लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, तो ये अब इनके खिलाफ बात करना स्टार्ट कर देते हैं। और जिस तरीके से हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि जो मिडिल क्लास वाले हैं वो लोग नोबल्स को और क्लर्जीज को ये कहा करते थे कि इनको जो प्रिविलेजेस मिले हैं बाय बर्थ, ये गलत हैं। इसी तरीके से यूरोप में भी, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में भी ऐसा ही होता है। व्हाट कंडीशंस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू मिडिल क्लास इन यूरोप, ठीक है। जो डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से उनका डेवलपमेंट होता है और किस तरीके से वो विद्रोह करना स्टार्ट करते हैं, इन सारी कंडीशंस को हम पढ़ते हैं, ठीक है। कंडीशंस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू मिडिल क्लास इन यूरोप वर, कौन कौन सी कंडीशंस थी जिसकी वजह से न्यू मिडिल क्लास जो था, जो मिडिल क्लास वाले लोग थे, वो किस तरीके से डेवलप हुए। In the western and the parts of the central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on the production of the market, ठीक है। देखो, वेस्टर्न और जो सेंट्रल पार्ट था यूरोप का, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की मतलब बात यह है कि इंडस्ट्रीज बनना स्टार्ट हुआ और इसकी वजह से क्या हुआ,
दिस लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसकी वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, सामान ज़्यादा बनने लगा। जब सामान ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, फिर वो होगा ट्रेड। याद रख लेना, जब पहले इंडस्ट्री बनती है, इंडस्ट्री से सामान प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है, और प्रोडक्ट फिर क्या होता है, ट्रेड होता है। ट्रेड होना स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो टाउन्स थे और जो कमर्शियल क्लासेस थे वो उनका एमर्जेंस हुआ, यानी जो टाउन्स थे उनकी ग्रोथ हुई, शहर बनने लग गए, और बहुत सारे कमर्शियल क्लासेस आ गए। कमर्शियल क्लासेस का मतलब जो कि सामान को खरीदने और बेचने का काम करते हैं, उसे कमर्शियल क्लासेस कहा जाता है। ठीक है, वो उभर के आए, और वो बेसिकली काम क्या करते थे, प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट। उनका काम होता था प्रोडक्शन में, तो वो प्रोड्यूस करते थे प्रोडक्ट को और ट्रेड किया करते थे। तो ये जो ग्रुप था, जो ये प्रोडक्शन करता था और जो ट्रेड करता था, इस ग्रुप को कहा जाता था मिडिल क्लास ग्रुप। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इंग्लैंड में कब आया था, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि 1750 के आसपास की बात है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड के अंदर। बट फ्रांस में और जर्मन में ये 19th सेंचुरी के आसपास आया, मतलब 1800 के आसपास। ठीक, 1830 के आसपास के करीब ये आया इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि फ्रांस, जर्मनी और यूरोप वाला जो एरिया है, मेन यूरोप वाला जो एरिया है, सेंट्रल यूरोप वाला एरिया, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कब आया, 1830 के आसपास आया। ठीक है, थोड़ा सा लेट आया, जबकि इंग्लैंड में वो पहले ही आ चुका था। एज अ रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ फ्रांस में, यूरोप में, जर्मन में, तो बहुत सारे नए सोशल ग्रुप्स उभरे। न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू द सोसाइटी, जैसे कि वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन आई, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो जो लोग काम करते हैं उन्हें कहा जाएगा वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। याद रख लेना, जो लोग इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं। एंड मिडिल क्लास कंसिस्टिंग ऑफ प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन, ये लोग बहुत ज़्यादा उभर के आए, क्योंकि इंडस्ट्रीज बनी तो एक नया ग्रुप उभर के आया। किन किन लोगों का, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन का, मिडिल क्लास का, जो कि प्रोफेशनल्स होंगे, जो कि उस में काम करेंगे, जैसे कि इंजीनियर्स हो गए या और बहुत सारे मैनेजर्स हो गए, ये सारे लोग हो गए, तो ये प्रोफेशनल्स हो गए। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन्होंने वो इंडस्ट्री बनाई है, उस वो लोग, और जो पैसा लगा रहे हैं, बिजनेसमैन्स, तो वो उनका एक सोशल ग्रुप उभर के आया, जो कि एरिस्टोक्रेट से अलग था। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड क्लासेस वेयर न्यू आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी डेवलप, और इनके बीच में एक यूनिटी डेवलप होने लगी, एक नेशनल यूनिटी डेवलप होने लगी। दे अपोज द एरिस्टोक्रेसी प्रिविलेजेस एंड प्रपोज देयर अबॉलिशन, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो नया ग्रुप उभर के आ रहा था, जिसके पास अब वेल्थ भी आने लग गई थी, क्योंकि ये ट्रेड करने लग गए थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गई थी, तो इसकी वजह से इनके ये जो नया सोशल ग्रुप उभर के आया था मिडिल क्लास का, ये हो गया था अमीर, और इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, दे स्टार्ट अपोजिंग द अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेट्स को अपोज करना स्टार्ट कर दिया, और इन्होंने बोला कि अबॉलिश करनी चाहिए हमें अरिस्टोक्रेसी को, क्योंकि उन्हें जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं वो प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए उन्हें। ठीक है, जो उनको राजा हमारे एरिया का वो किंग बना देता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए, एक नेशन स्टेट होना चाहिए जहां पर डेमोक्रेसी हो। व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो बात हुई अरिस्टोक्रेसी की और उसके खिलाफ जो एक सोशल ग्रुप उभर के आया था। ठीक है, तो अब बात होने लग गई थी नेशनलिज्म की, और नेशनलिज्म से एक वर्ड आया लिबर्टी, लिबरल नेशनलिज्म। ठीक है, अब लोग बात करना चाह रहे थे लिबरल नेशनलिज्म की, सिर्फ नेशनलिज्म की बात नहीं करना चाह रहे थे, लिबरल नेशनलिज्म की बात कर रहे थे, क्योंकि नेशनलिज्म से कुछ नहीं होगा, लिबरल भी होना चाहिए, फ्रीडम भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अब लोगों ने बात करनी स्टार्ट करी लिबरल नेशनलिज्म की। तो ये क्या होता है लिबरल नेशनलिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लिबरल नेशनलिज्म और लिबरलिज्म। ठीक है, क्या मीनिंग होता है इसका, देखो वर्ड होता है लिबर, LIBER, लिबर का मतलब होता है फ्री। ठीक है, इसी से एक वर्ड आया लिबर्टी, LIBERTY, लिबर्टी का भी मतलब, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, और लिबर का मतलब होता है फ्री। देखो यहाँ से यहाँ इतना वर्ड तो क्या है, लिबर, लिबर का मतलब क्या है, फ्री, और जब हम TY लगा रहे हैं तो लिबर्टी का मीनिंग क्या हो गया, फ्रीडम। तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर
फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। लिबरलिज्म क्या बताता है हमें? हमें बताता है फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, लिबरल नेशनलिज्म का क्या मीनिंग क्या होता है कि फ्रीडम हो हर एक इंसान को और इक्वल हो लोग, सब लोग बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, इसे कहा जाता था लिबरलिज्म। ठीक है, कि सबको फ्रीडम मिले, हर एक इंसान फ्री हो और सब लोगों को, सबके लिए बराबर कानून हो, इसे क्या कहा गया? लिबरलिज्म। ठीक है, अब इसी से एक और टर्म आई, उसी टाइम पर एक टर्म डिफाइन हुई कि लिबरलिज्म है अगर, तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या होता है? ठीक है, तो हम लिबरलिज्म जो लिबरल नेशनलिज्म है, इसमें 3-4 टर्म्स को पढ़ेंगे कि क्योंकि हर एक सोसाइटी, हर एक जो सोशल ग्रुप था वो अपने अकॉर्डिंग लिबरलिज्म को डिफाइन कर रहा था। जैसे कि पॉलिटिकल ग्रुप पॉलिटिकल लिबरलिज्म को डिफाइन कर रहा था, इकोनॉमिकल ग्रुप इकोनॉमिक लिबरलिज्म को डिफाइन कर रहा था। तो सब लोगों ने अपनी अकॉर्डिंग लिबरलिज्म का मीनिंग अलग अलग तरीके से समझा और लोगों के अंदर जो है अलग अलग तरीके से लिबरलिज्म की फीलिंग आई। समझोगे धीरे धीरे करके कि ये किस तरीके से हुआ था। ठीक है, जैसे कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म का क्या मतलब है? एक टाइम पर ऐसा आया कि लोगों को ये लगा कि पॉलिटिकली नेशनलिज्म जो है पॉलिटिकल लिबरलिज्म होना चाहिए, यानी कि पॉलिटिकल लिबरल नेशनलिज्म होना चाहिए। वो क्या होता है? पॉलिटिकली लिबरलिज्म मीन्स गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट बने, सरकार बने, वो किससे बननी चाहिए? कंसेंट से बननी चाहिए, यानी सबका मत हो उसके अंदर। कंसेंट का मतलब क्या होता है? सब लोग उसके लिए वोट करें, सब लोग एक साथ कहें कि हाँ ये वाली गवर्नमेंट बननी चाहिए। तो इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए। तो उस टाइप के सिस्टम को क्या कहा जाएगा? पॉलिटिकल लिबरलिज्म। ठीक है, जिसमें क्या होगा? गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मतलब लोगों की सहयोगिता होगी, लोग चाहेंगे कि ये वाली गवर्नमेंट बने। ठीक है, तो इस गवर्नमेंट से क्या फ़ायदा होगा? इस गवर्नमेंट से फ़ायदा होगा फ्रीडम फॉर ऑल एंड इक्वलिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ। इससे क्या होगा? जब क्योंकि लोग उससे चुन के जाएंगे, लोग उसमें जाएंगे, तो उससे फ्रीडम मिलेगी सबको, क्योंकि लोग ही तो चुन के जा रहे हैं, तो फ्रीडम मिलेगी सबको और सबको इक्वल रखा जाएगा बिफोर द लॉ। ठीक है, फ्रीडम फॉर ऑल एंड इक्वालिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ। उसके बाद दूसरा इससे फ़ायदा क्या होगा? यूनिवर्सल सफरेज होगा, यानी कि राइट टू वोट फॉर ऑल। सफरेज का मीनिंग क्या होता है? राइट टू वोट फॉर ऑल। और तीसरा क्या होगा? स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो अगर कोई भी पॉलिटिकल लिबरलिज्म है तो वो डेफिनेटली वहाँ पर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए। ठीक है, उसके लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं इन्होंने भी, यूरोप में भी उस टाइम पर। लेकिन ये बात कर रहा हूँ कि जब लोगों ने पॉलिटिकल लिबरलिज्म को डिफाइन करना स्टार्ट किया तो उसमें क्या क्या चीज़ें डिमांड थी उनकी। पॉलिटिकल लिबरलिज्म एम्फेसिस रूल ऑफ लॉ एंड सपोर्ट्स लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया लिबरल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट होनी चाहिए। तो डेमोक्रेसी की देखो डेफिनेशन भी क्या है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ठीक है, यानी लोग उसके अंदर होने चाहिए और तभी तो लोगों को फ्रीडम देंगे। अगर लोग ही सरकार में होंगे तभी वो दूसरे लोगों को, जो उसके जैसे लोग हैं, उनको फ्रीडम देंगे, उनको इक्वल मानेंगे। तो और वो क्या चाहते थे? इससे क्या होगा? पॉलिटिकल लिबरलिज्म से एंड ऑफ ऑटोक्रेसी हो जाएगा। क्लैरिकल प्रिविलेजेस का मीनिंग क्या है यहाँ पर? जो क्लर्जीज को प्रिविलेजेस मिलते थे, जो चर्च को प्रिविलेजेस मिलते थे, उन सबको ख़त्म कर देना, ऑटोक्रेसी को ख़त्म कर देना। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए थ्रू पार्लियामेंट। तो ठीक है, तो ये बात करना चाह रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि डेमोक्रेसी की बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लोग ये चाह रहे थे कहाँ पर? यूरोप के अंदर, कि डेमोक्रेसी आ जाए अब हमारे अंदर, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी थी नहीं। अभी हमने बात की कैसा सिस्टम था, किंगडम्स थे, डचेस थे, ठीक है, कॉन्टोन्स थे, अभी तक वहाँ पर कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम था ही नहीं। तो लोग अब क्या डिमांड करने लग रहे थे? वो डिमांड कर रहे थे एक पॉलिटिकल लिबरलिज्म की, यानी कि एक डेमोक्रेसी की। तो कुछ लिमिटेशंस भी थी जो पॉलिटिकल लिबरलिज्म की थी। वो क्या थी लिमिटेशंस? देखो, पॉलिटिकल लिबरलिज्म बात तो करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की, लेकिन
यूनिवर्सल सफरेज नहीं मिला था उसमें। याद करो, इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है फ्रांस रिवॉल्यूशन में, कि जब तुम्हें एक बात याद होगी कि अभी तक वुमेन्स को कोई भी वोटिंग अधिकार नहीं मिले थे कहीं भी पूरे यूरोप के अंदर, ठीक है, या पूरे वर्ल्ड के अंदर ही कह लो तुम, कि पूरे वर्ल्ड में अभी तक वुमेन्स को वोटिंग अधिकार नहीं थे। जब आप बात कर रहे हो पॉलिटिकल लिबरलिज्म की, जब आप बात कर रहे हो सफरेज की, यानी कि राइट टू वोट फॉर ऑल, और आप इसमें वुमेन्स को कंसिडर नहीं कर रहे हो, तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं हुआ ना, क्योंकि इक्वलिटी का मीनिंग होता है कि सबको वोटिंग का अधिकार मिले, विमेन को भी, ठीक है। इसमें अभी सबको, जो मैन थे जो 21 साल से ऊपर थे, उन सबको वोटिंग का अधिकार की बात हो रही थी, लेकिन अभी तक विमेन के वोटिंग के अधिकार की बात नहीं थी। तो ये इसमें एक लिमिटेशंस थी, ठीक है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बता ही दिया कि फ्रांस के अंदर जो कभी भी मैन को, मतलब सिर्फ वुमेन को कभी भी वोटिंग अधिकार नहीं मिला था। जब एक बार जो राइन ऑफ टेरर आता है, जब जैकोबियन क्लब का रिपब्लिक, जब वो रिपब्लिक बन जाती है फ्रांस, उस टाइम पर क्या हुआ था कि ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स ऑफ एज सबको वोटिंग अधिकार मिल गए थे, चाहे वो गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, तब उस टाइम पर सबको वोटिंग अधिकार मिले थे। लेकिन तभी भी उस टाइम पर भी विमेन को वोटिंग अधिकार नहीं था, इसलिए ये एक लिमिटेशन थी पॉलिटिकल लिबरलिज्म में, जो कि अब जो है गवर्नमेंट नहीं, अब जो आगे डेमोक्रेसी है उसमें नहीं होना चाहिए था ये, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म की। इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बात कहाँ से उठी और यूरोप में इसमें क्या क्या था जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म लोग चाह रहे थे, ठीक है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म तो लोग चाह ही रहे थे, लेकिन इकोनॉमिक लिबरलिज्म भी चाह रहे थे। क्या होता है ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म, ठीक है। इन द इकोनॉमिक स्फेयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। तो देखो, लिबरलिज्म है तो मार्केट, मतलब फ्रीडम की बात करेगा तो फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, इकोनॉमिक मतलब मार्केट, तो ऐसे कनेक्ट कर लेना। क्या लिबरलिज्म यानी कि फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब मार्केट। याद करो मैंने इकोनॉमी बताया था ना, इकोनॉमी मीन्स होता है मनी, मनी रिलेटेड। तो वो मनी कहाँ से फ्लो कैसे होता है, मनी का मार्केट से होता है। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म मीन्स फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स। क्या हुआ था कि यूरोप में ना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स को लेके, यानी कि एक सामान जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाया करता था यूरोप के अंदर ही, तो बहुत ज़्यादा रोक टोक हुआ करती थी, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी, हर जगह टैक्स लिया जाता था। तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस थी जो कि बिजनेसमैन्स हुआ करते थे, जो कि ट्रेड में, व्यापार में थे लोग, ठीक है। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो लोग चाह रहे थे, जो लोग ट्रेड किया करते थे, जो इकॉनमी में थे, जो लोग बिजनेसमैन हुआ करते थे, वो लोग ये चाह रहे थे कि हमें क्या मिले, इकोनॉमिक लिबरलिज्म मिले, ठीक है। एक एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स ये लोग फेस कर रहे थे। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज द स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द एमर्जिंग मिडिल क्लास। और तुम्हें याद करो, अभी मैंने बताया था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी तो न्यू मिडिल क्लास एक ग्रुप उभर के निकला था, और वही ये लोग कौन थे, ये प्रोफेशनल्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, या बिजनेसमैन थे। तो इनकी सबसे बड़ी डिमांड क्या थी कि हमें इकोनॉमिकली लिबरल किया जाए और इकोनॉमिक लिबरलिज्म आए, ताकि ये लोग आसानी से व्यापार कर सके, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं चैलेंजेस फॉर द इकोनॉमिक लिबरलिज्म। क्या क्या चैलेंजेस थे, देखो। इन द अर्ली 19th सेंचुरी नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स रिड्यूसेस जर्मन स्पीकिंग रीजन्स टू 39 स्टेट्स, ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन करेंसी, वेट एंड मेजर्स, ठीक है। जब नेपोलियन का सिस्टम था, नेपोलियन कोड में भी हमने ये बात समझी है कि उसने क्या किया था, स्टैंडर्डाइज कर दिया था वेट को और मेजर्स को, ठीक है। एक ही सिस्टम लाने की कोशिश की थी कि सब जगह एक वेट या एक मेजरमेंट यूज़ की जा सके। जब तक नेपोलियन ने बहुत सारे जो जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज वाली जो कंट्रीज़ थी, वो जो रीजन्स थे, उनको रिड्यूस करके उसने जो एरिया में उसने अपना कैप्चर कर लिया था, जिस एरिया को, उसको उसने बहुत बड़ा, जो काउंटलेस नंबर ऑफ रीजन्स हुआ करते थे उस टाइम, उससे पहले जब तक नेपोलियन नहीं था, उससे पहले कितने रीजन्स थे, बहुत सारे थे। यूरोप में बहुत सारे रीजन्स हुआ करते थे, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, काउंटलेस बहुत सारे थे, ठीक है। उसको उसने रिड्यूस करके पूरे यूरोप में
उसने रिड्यूस करके 39 जर्मन स्पीकिंग रीजन्स बना दिए, मतलब उसने उन सबको रिड्यूस करके टोटल यूरोप में कितने रीजन्स बना दिए थे, 39 स्टेट्स बना दिए थे, ठीक है। अब 39 स्टेट्स की अपनी खुद की करेंसी हुआ करती थी, अपने खुद के वेट्स हुआ करते थे और अपने खुद के मेजर्स भी हुआ करते थे। तो इसने, अब तुम समझोगे कि भाई सिर्फ इसने 39 ही कैसे करा, क्योंकि सारी पूरे यूरोप पे इसने कब्जा नहीं कर पाया था। तो जितना भी एरिया इसके अंडर था उन सब जगह एक ही स्टैंडर्ड और एक ही मेजरमेंट यूज़ हुआ करती थी। बाकी जितने भी एरियाज थे वहाँ पर क्या था, वहाँ पर अलग अलग राज्य थे तो उनकी अलग अलग करेंसी हुआ करती थी, अलग वेट्स हुआ करते थे, अलग मेजरमेंट्स हुआ करती थी, ठीक है। तो इस वजह से अभी भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल बर्डन, यानी बीच में अभी ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे ये, ठीक है। इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स थे, ठीक है। अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैप्सबर्ग टू द नमबर्ग टू सेल हिज गुड्स would have had to pass through the 11 custom barriers and pay a custom duty of 5% at each one of them। तो एक एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं कि किस तरीके के चैलेंजेस थे। देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे कि एक मर्चेंट है, वो ट्रैवल करता है, जैसे ये बात हो रही है 1833 की, अगर वो ट्रैवल करता है हैप्सबर्ग से लेके नमबर्ग तक, यानी एक प्लेस से, एक रीजन से दूसरे रीजन तक ट्रैवल कर रहा है, अपना ट्रेड कर रहा है, ठीक है। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, एक रीजन से दूसरे रीजन, यानी यूरोप के एक रीजन से दूसरे रीजन, तो अपना सामान बेचने के लिए। तो ही हैड टू पास थ्रू द 11 कस्टम बैरियर्स। उसे कितने कितने रुकावट आई, 11 कस्टम बैरियर्स आए बीच में, ठीक है। यानी कि 12, जैसे एक समझ लो जैसे कि टोल टैक्स होता है ना, उस तरीके से। तो 12 टोल टैक्स आए, ठीक है, जहाँ पर हर जगह उससे टैक्स लिया गया। उसे क्या कहा जाता है, जब तुम सामान ट्रेड करते हो ना तब उसे कस्टम कहा जाता है, याद रखना, कस्टम बैरियर्स। तो कितने कस्टम बैरियर्स आए, 11, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और हर जगह उसे 5% टैक्स देना पड़ा, 5% ऑफ एट ईच वन ऑफ देम। तो 5% से अगर 11 जगह पे उसने 5% दिया तो कितना परसेंट टैक्स हो गया, तो 55% टैक्स उसे देना पड़ा। तो समझ लो कि अगर कोई सामान वो बेच रहा होगा तो उसका रेट जो है अपने आप ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और जब आपका रेट इंक्रीज़ हो जाता है और आप दूसरी कंट्री में सेल करोगे तो फिर आपको प्रॉफिट कम होगा। अगर आप कंपैरेटिवली दूसरे का जो सामान है वहाँ का जो रेट है उसके अकॉर्डिंग अगर तुम सेल करोगे तो तुम्हारा महंगा हो जाएगा सामान, ठीक है। तो कोई ख़रीदेगा नहीं, तो फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी किनको, जो ये मर्चेंट्स थे इनको। तो ड्यूटीज़ वर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट्स ऑफ द गुड। और जो ड्यूटी यानी कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी वो भी लगाई जाती थी वेट और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, कि कितना तुम्हारा भार है, वेट कितना है तुम्हारे सामान में, ठीक है, और मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग। और इसमें भी एक दिक्कत थी, इसमें क्या दिक्कत थी, तो हर एक रीजन का अपना खुद का वेट और मेजरमेंट होता था, जो कि उसको कैलकुलेट करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हुआ करता था, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग, जैसे एक रीजन से तुम गए दूसरे रीजन में तो हर जगह का अपना अलग सिस्टम हुआ करता था, अपना अलग वेट होता था, अलग मेजरमेंट्स होते थे। तो वो अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते थे और फिर टैक्स लिया करते थे। जैसे कि एक एग्जाम्पल से तुम समझोगे, देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एन एले ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन अ फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट का मतलब यहाँ पर है जर्मनी। एक मटेरियल है, जैसे कि एक कपड़ा लिया उन्होंने, टेक्सटाइल मटेरियल का मतलब यहाँ पर है कपड़ा लिया, एक एले, ठीक है। वो फ्रैंकफर्ट यानी कि जर्मनी में उसकी उसकी लंबाई कितनी थी, 54.7 मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। वही कपड़ा अगर किसी और, जैसे वो जा रहा था लेके 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ, ठीक है, जब वो दूसरे रीजन में पहुंचा, यानी कि मेंज में पहुंचा, तो तब उसकी जो वहाँ पर मेजरमेंट कितनी निकली, देखो यहाँ पर थी 54.7, अब उसकी बाद में कितनी निकली 55.1 सेंटीमीटर। ऐसे ही नंबर में उसकी मेजरमेंट कितनी निकली 65.6, और ऐसे ही, ठीक है, हैरीबर्ग में वही मेजरमेंट कितनी निकली 53.5 सेंटीमीटर। मतलब एक ही मेजरमेंट हर जगह हर रीजन पे अलग थी, क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट नहीं थी ना उस टाइम पर। तो हर जगह उसे टैक्स जो है कभी कहीं ज़्यादा देना पड़ रहा था, कभी कहीं कम देना पड़ रहा था। समझ में आई बात। तो इस तरीके का था सिस्टम। तो इस तरीके के सिस्टम को वो ख़त्म करना चाह रहे थे किसी तरीके से। वो ऐसा चाह रहे थे कि क्या हो जाए, इकोनॉमिक लिबरलिज्म आए। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया, यूनिटी बनाई, जिससे ये ख़त्म हो सके।
Such conditions were viewed as obstacles to the economic exchange and growth by the new commercial classes. तो ये एक ऑब्स्टिकल था, ऑब्स्टिकल मतलब हिंड्रेंस था, बीच में रुकावट थी, इस रुकावट को ख़त्म करना चाहते थे वो। क्यों? और वो क्या चाहते थे? वो आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। वो चाहते थे कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बन जाए, कि एक ऐसा एरिया बना दिया जाए यूनिफाइड। यूनिफाइड का मतलब है सारे सारे एरिया को एक एरिया मान लिया जाए और एक सिस्टम हो सिर्फ टैक्स देने का, एक ही जगह टैक्स दिया जाए और सामान को वो कहीं भी ले जा सकें, इस तरीके का सिस्टम हो। अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल्स एंड कैपिटल्स, यानी कुछ भी आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाओ, आपको कोई रोक टोक ना हो, एक जगह आप टैक्स दो, ये इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए था। ठीक है, उस तरीके की सिस्टम की इन्होंने डिमांड की, कि इन लोगों ने, जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, वो लोग। ठीक है, तो एक इसी में बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है इन द ईयर 1834, फॉर्मेशन ऑफ द जोलब्रेन। ठीक है, जोलब्रेन की फॉर्मेशन होती है इन द 1834। अ कस्टम यूनियन और द जोलब्रेन वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्सिया एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। तो पर्शिया एक इनिशिएटिव लेता है और बहुत सारे जो जर्मन स्टेट्स हैं वो इनिशिएटिव लेते हैं, और ये लोग क्या कर लेते हैं, एक यूनियन की फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिस यूनियन का नाम क्या था, जोलब्रेन। ठीक है, और कब होती है ये? 1834 में। ये यूनियन का काम क्या होता है? इसको बोला जाता था कस्टम यूनियन, यानी कि एक ऐसा सिस्टम बना दिया इन्होंने कि अब आपको एक ही, मतलब जितने, देखो करेंसीज जो थी उसमें बड़ी दिक्कत थी क्योंकि 39 स्टेट्स थी, तो 39 करेंसीज हुआ करती थी। तो क्या क्या इससे बेनिफिट हुए जोलब्रेन से? देखो पहला क्या हुआ, द यूनियन अबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स, जितने भी जो रुकावट वाले बैरियर्स थे, यानी जो कस्टम ड्यूटी देनी पड़ रही थी हर जगह, वो ख़त्म कर दी गई, एक ही कस्टम ड्यूटी हुआ करती थी। और उनको करेंसीज को भी उसने, इस सिस्टम, जो ये यूनियन बनाई गई थी, एक संस्था बनाई गई थी जो कि पूरे यूरोप की कंट्रीज़ को, उसमें उसने क्या कर दिया, सिर्फ 2 करेंसीज सबको कन्वर्ट कर दिया, यानी 30 से भी ज़्यादा करेंसीज हुआ करती थी उस टाइम पर, उनको कितने में कर दिया कन्वर्ट? 2 करेंसीज में कर दिया। ठीक है, उन्होंने रिड्यूस कर दिया करेंसीज को। तो अब जो है हर जगह आपको एक्सचेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे क्या होता था कि अगर एक रीजन से दूसरे रीजन जाओगे ना, तो वहाँ पर आप एक्सचेंज कराओ, तो कभी आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे, कभी कम देने पड़ते थे, तो इस तरीके का सिस्टम था। अब क्या है, तुम्हारे पास करेंसी एक, यानी एक करेंसी है, वो हर जगह चलेगी, तो ये फ़ायदा हो गया। तो क्या हुआ, सबसे पहला क्या किया उन्होंने? पहला तो इन्होंने क्या किया, अबॉलिश कर दिया टैरिफ बैरियर्स, जितने भी टैक्स सिस्टम था उसको अबॉलिश कर दिया। दूसरा, रिड्यूस कर दिया करेंसीज को, रिड्यूस करा करेंसी को 30 से लेके 2 में। 30 करेंसीज हुआ करती थी पहले, अब कितनी रह गई थी? 2। ठीक है, और एक नेटवर्क उन्होंने सेट किया, जैसे कि रेलवे सिस्टम उन्होंने एक तरीके से बनाया, जिससे क्या हो, आसानी से सामान एक जगह से दूसरी जगह जा सके, ट्रैवल कर सके। ठीक है, तो गुड्स का जो ट्रैवलिंग थी वो बहुत ही आसान कर दी थी उन्होंने। किस यूनियन ने? इस यूनियन का नाम था जोलब्रेन ने, इसने। ठीक है, द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क और अ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट, नेशनल यूनिफिकेशन, और ये ही धीरे धीरे करके यूनिफिकेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, जो देश बनते हैं उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि एक यूनियन जो है, इससे ये पता चलता है कि लोग अब यूनाइट होना चाहते हैं। यूनियन का मतलब ही क्या होता है? यूनाइट होना, एकजुट होना। तो जब ये संस्था बनी, तो इससे ये पता चला कि देश क्या है, अब यूनाइट होना चाह रहा है। ठीक है, अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट दैट टाइम। तो जो इकोनॉमिस्ट, जो ये इकोनॉमी में यूनिटी आई, जो ये यूनियन बना, इसके कारण क्या हुआ, जो पूरे यूरोप में एक नेशनलिज्म की फीलिंग चल रही थी, उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिला, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अबाउट द ट्रीटी ऑफ वियना, जो पीस सेटलमेंट हुआ था 1815 का, उससे क्या क्या नेशनलिज्म में क्या क्या उसका फ़ायदा हुआ। ठीक है, और वो एक क्यों इम्पोर्टेंट पीस सेटलमेंट था, उसके बारे में बात करेंगे। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब।